ऑस्कर में जाना एक बहुत बड़ी बात। हर एक डायरेक्टर एक्टर का सपना होता है कि ऑस्कर में जाए, और आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया, ऑस्कर में गई। तो शिकायत तो मुझे भी है कि इंडस्ट्री को आपको हाथों हाथ लेना चाहिए था, अच्छे काम मिलने चाहिए। तो कहाँ पे कमी रहे इंडस्ट्री के माइंडसेट में, कमर्शियलाइजेशन में? और आई थिंक कि आज भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में दो पैरेलल इंडस्ट्री वर्क करती है। जो एक हम बात करते हैं जो आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, क्योंकि आज भी मैं जहाँ पे भी गई हूँ और स्पेशली मुस्लिम फैमिली के लड़के, मैं हमेशा अपनी लाइफ में ना जो स्टीरियोटाइप जो चीज़ें चल रही हैं कि लड़की है तो उसको यही करना है, इसके बाद ये करना चाहिए, इस चीज़ से ना मुझे बहुत एलर्जी होती थी। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लड़के लड़की, उनके लिए क्या आपने से? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय के सैनी है और आपका वीकेएस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस मैं एक्ट्रेस से मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि मेरे डायरेक्शन में हम लोगों ने एक साथ काम किया है। तो आइए मिलते हैं फलक खान जी से। नमस्ते फलक जी, कैसी हैं? नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। और बताओ कैसा चल रहा है आजकल? बस अच्छी चल रही ज़िंदगी, और थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया अपने पॉडकास्ट में। नहीं तो मुलाकात इंसान से फ़ोन पे बात करता रहता है। हम लोग लास्ट, मुझे लगता है हमारी मुलाकात कब हुई थी, 3 साल हो गए होंगे। 3-4 साल बंधन टूटे ना के बाद आज मिल रहे हैं। तो अच्छा हुआ कि भाई बात के अलावा आपने बुलाया और मुलाकात भी हो गई। क्या बात है। फलक, हमने बंधन टूटे ने किया था, उसमें मेन लीड रोल किया। मैंने एक प्रोग्रेस तुम्हारा देख रहा हूँ कि बंधन टूटे में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो सबके दिलों को बांध ले। इसके बाद एक चंपारण मटन करके एक आया जो ऑस्कर में गया, सेमीफाइनल तक पहुंचा, और अभी तुम एक कैरेक्टर कर रही हो, शहर होने को है, उसमें भी धमाल मचा रहे हो। तो कुछ थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताओ कि कहाँ से कहाँ आज तुम्हारी जर्नी चल रही है। बंधन टूटे ना में तो आपसे मुलाकात हुई, जर्नी तो खैर उससे बहुत पहले से ही शुरू है। बॉम्बे का आपको पता है कि हर एक ऐसा लगता है कि एक प्रोजेक्ट करता है तो इंसान ये लैंडमार्क होगा, बट उसके पहले वहाँ तक पहुँचने से पहले इंसान को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर आप बाहर से आते हो। तो बंधन टूटे ना मुझे लगता है कि हम लोगों ने पोस्ट कोविड किया था। हाँ। और मैं मुंबई में ऑलमोस्ट 2017-18 से काम कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट शो था डीडी के लिए, 100 भाइयों की लाडली। सो मेरा वो प्रॉपर फर्स्ट टीवी शो वो था जो कोविड से पहले था। फिर कोविड हुआ और उसके बाद मल्टीपल शॉर्ट फिल्म्स, और ये तो इंसान जो भी वर्क मिलता गया करते गए। फिर बंधन टूटे ना हम लोग कोविड के दौरान, बहुत अच्छी बात थी कि क्योंकि सब स्ट्रगल ये कर रहे थे कि भाई कोविड में फंस गए जाकर, और मुंबई इट्स वेरी एक्सपेंसिव बहुत कि बिना काम के यहाँ आना, और उसके अलावा कि सेफ्टी भी रीजंस थे बहुत। तो घर वाले आने देना चाहते नहीं थे कि नहीं आप यहीं रहो। और उसी दौरान मुझे ये ऑफ़र आया जी का जो अपना शो है, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, वेरी बबली चबी, जो मैं नॉर्मली नहीं हूँ। और उसके लिए आपको ही पता है डिक्शन पे, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जो नॉर्मली मेरी लैंग्वेज नहीं है। बट बहुत अच्छा था, एंड आई रियली अभी भी मैं मेरे फ़ोन के गैलरी में है, मैं वो सब देखती हूँ अपने फ़ोटोज़। इनफैक्ट अगर बोलूँगी, हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं देख रही थी जो हम लोग ने रील्स भी बनाते थे ऑन सेट, बहुत मस्ती करते थे। सो कहने का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट एक चेरिश देता है आपको, हर प्रोजेक्ट एक आपके लाइफ में एक सीख देता है। तो मुझे इससे डिक्शन मैंने सीखा फॉर दैट कैरेक्टर, बबली नेचर। और उस शो में भी 2 रूप थे, शादी से पहले, फिर शादी के बाद एक अलग रूप। उसमें भी बहुत मज़ा आया, मैं बोलूँगी इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। मूविंग अहेड, अपने चंपारण मटन की बात की, तो चंपारण मटन FTII का प्रोजेक्ट है। इट्स अ डिप्लोमा फिल्म, और वो भी मेरे एक सीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे सीनियर थे। जी BTech किया है। तो वहाँ के सीनियर थे जो FTI में पढ़ते थे। तो हम उससे पहले भी मैंने एक फ़िल्म की थी उनके लिए FTI में ही, जो एक डायलॉग फिल्म है सराय, वो भी बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है। तो इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये वो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है मुझे। ऑस्कर में जाना एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हर एक डायरेक्टर एक्टर का सपना होता है कि ऑस्कर में जाए। कैसा फील हुआ? मतलब मैं तो हमेशा यही बात बोलती हूँ कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि पैर ज़मीन पे नहीं होंगे। अगर हम एग्जाम्पल दे सके तो वो हमारी सारी टीम के लिए मैं बोलूँगी वो चंपारण मटन का जो न्यूज़ था कि पहली तो न्यूज़ आई थी कि हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया।
तो उस टाइम पे बिल्कुल भी जब हम लोग फिल्म बना रहे थे, इट वाज जस्ट अ डिप्लोमा फिल्म, वही सोच के बनाए थे। काफ़ी मेहनत की थी मैंने, पूरी टीम ने। उसके अगर आपने फिल्म देखी होगी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और रहना उठना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। बंधन टूटे में मैंने तुम्हारा काम देखा, इसमें का मतलब माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। तो वही मतलब बहुत, मैं हर प्रोजेक्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, किस चैनल का हो, कोई फिल्म हो, मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ, आपको तो पता ही है। तो ये वही कहते हो कि ऊपर वाले की तरफ से आप जितनी मेहनत करते हो कि वो बिना बोले आपको देता है। तो मुझे लगता है कि चंपारण मटन की जो सक्सेस थी वो ऊपर वाले की तरफ से एक रिजल्ट था कि लो भाई फल भी खाओ मेहनत के साथ साथ। सो एक ऐसी बस एक दिन फिल्म आई, हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी लगी, एंड किसी को नहीं मालूम था कि ऑस्कर्स में जाएगी। ऑल ऑफ ए सडन जो मेरे डायरेक्टर हैं रंजन सर, उनका कॉल आया कि FTI की तरफ से ये फिल्म सबमिट हो गई है। तो सबमिट, मैंने बोला ऑस्कर्स, मतलब ऑस्कर तो हम लोग ने सिर्फ सुनते हैं भाई, टीवी पे देखते हैं, सोच भी नहीं सकते कि हम लोग ऑस्कर के लिए जा सकते हैं। और उस इंटेंशन से आई डोंट थिंक सो ये बनाई भी गई थी फिल्म। और ये एक्चुअली इतनी ब्यूटीफुल और बहुत इतनी मेहनत से बनाई, और मतलब सारे एक्टर्स और सारी टीम, डायरेक्शन, साउंड एंड सारे लोग, मुझे लगता है कि इतने साफ दिल से बनाए थे। तो शायद वो फिल्म इसलिए लोगों के दिल तक बहुत टच की, और यही वो रीज़न है कि वो ऑस्कर में क्वालिफाई भी की। एंड देन एक्चुअली जब ये न्यूज़ आउट हुआ, जब सारे नेशनल इंटरनेशनल पोर्टल्स में जब ये न्यूज़ आई, तो वो तब आई जब वो सेमीफाइनल्स में गई। तो सेमीफाइनल्स में इंडिया की इकलौती फिल्म थी जो क्वालिफाई की। देन इट बिकेम बिग न्यूज़ की दैट वाज द ओनली इंडियन फिल्म टू क्वालिफाई टू सेमीफाइनल। तो उससे कुछ तुम्हारे करियर में कुछ फ़ायदा हुआ कि लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, कुछ उसका मिला फ़ायदा? मैं बोलूँगी ऐसे कि मुझे तारीफ़ बहुत मिलती है, क्या? बट कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, कि ऐसा मैं बोलूँगी कि उस फिल्म को देख के मुझे किसी कमर्शियल फिल्म के लिए ऑफ़र आ गया, वो मैंने एक्सपेक्ट ज़रूर किया था, बट रियलिटी इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। मुझे ये चीज़ की शिकायत है इस इंडस्ट्री से कि लोग कहते हैं ना कि मैं देखती भी हूँ कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बहुत बड़े एक्टर बहुत लेट स्टेज में उनको रिकॉग्निशन मिला हो और वो नहीं रहे अब हमारे बीच, तो फिर उसके बाद लोग उनके बारे में तारीफ करते हैं एंड देन जाते हैं कि हमने उनको जो उनका ड्यू था नहीं दिया। आप ड्यू तब दो ना जब वो दे आर डूइंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ लाइफ टाइम में। हाँ हाँ। उनके जाने के बाद यू विल बी रिमेंबर्ड, ऑफ कोर्स यू विल बी रिमेंबर्ड, बट व्हेन द पर्सन इज देयर एंड उनकी मेहनत दिख रही है, तो तब आप उनको ड्यू दोगे तो उनके लिए कुछ बेहतर होगा ना। सो मुझे एक चीज़ शिकायत है इंडस्ट्री से। अगर आपने ये सवाल किया कि चंपारण मटन ये है, आई वुड से कि सबने देखी है चंपारण मटन, क्योंकि इंडिया के अगर सेमीफाइनल में चंपारण मटन की अगर फिल्म गई है और लोगों ने नोटिस किया है, तो ज़रूर सबने, पूरी इंडस्ट्री देखा होगा। पूरी इंडस्ट्री ने देखा है। और मैं नाम तो खैर नहीं लूँगी, बट बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स का भी कॉल आया है मुझे। अभी रिसेंट पे एक सीरीज़ भी आई है अमेज़ॉन पे, उनकी डायरेक्टर्स की टीम ने FTI में, क्योंकि FTI में अभी स्क्रीनिंग होती है एज अ मास्टर क्लास, ये चलाई जाती है मेरी दोनों फिल्म सराय एंड चंपारण मटन। और मुझे मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि देन यू हैव दैट ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंस है ना, आपका स्मिता पाटिल एंड शबाना आज़मी का स्क्रीन प्रेजेंस है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इतनी तारीफ़ करूँ, तारीफ़ मुझे मिल रही है। सो इट्स मेरे लिए तारीफ़ तो अच्छा लगता है बट तारीफ़ के बाद अगर वो रिजल्ट में आए कन्वर्ट होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट एन एक्टर मतलब लोग वही होता है ना कि छोटा मोटा काम करते हैं, नोटिस होता है, लोगों को काम भी मिलता है, इंडस्ट्री हाथों पे लेती है। और आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया, ऑस्कर में गई, तो शिकायत तो मुझे भी है कि इंडस्ट्री को आपको हाथों हाथ लेना चाहिए था, अच्छे काम मिलने चाहिए, तो कहाँ पे कमी रह गई? इंडस्ट्री के माइंडसेट में, कमर्शियलाइजेशन में। और आई थिंक कि आज भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में दो पैरेलल इंडस्ट्री वर्क करती है। जो एक हम बात करते हैं जो आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, क्योंकि आज भी मैं जहाँ पे भी गई हूँ, अभी हाल फिलहाल में भी मैंने एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर से मैं मिली, बोले हाँ चंपारण मटन, अच्छा आप थे उसमें, यस बहुत बड़ी, मतलब ये वो मुझे अच्छा लगा कि सुन के वो जानते हैं, वो करते हैं, बट नेवर हर्ड बैक फ्रॉम देम एज अ कमर्शियल। मतलब मैं बोलूँगी चंपारण मटन के बाद भी मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत इज्जत मिली, बहुत अप्रिसिएशन मिला। बट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको इतनी अच्छी पसंद आ रही है फिल्म, तो आपको कॉल करके सामने से बुलाना चाहिए। और नहीं भी अगर बुला रहे हो, तो अगर अब मैं आ रही हूँ तो इट्स जस्ट दैट कि मैंने अभी तक A-लिस्टर कमर्शियल फिल्म में
बड़े बड़े लोगों के साथ काम नहीं किया है, दैट डज नॉट मीन कि दैट आई एम नॉट वर्थ इट। तो मैं ये बोलूँगी कि आज भी मैं उतनी मेहनत करती हूँ, आज भी मैं ऑडिशंस देती हूँ, आज भी मैं लोगों से मिलती हूँ, और इसीलिए शायद आज मैं एक बड़ा शो का हिस्सा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि वाकई में जिस शो में फलक होती है वो जान डाल देती है पूरा, क्योंकि मैं बंधन टूटे किया, मतलब धमाल, मतलब तुम्हारे जो सीन्स होते थे ना, माइंड ब्लोइंग सीन्स होते थे। थैंक यू सो मच। अभी जो मैं शो कर रही हूँ सहर होने को है, हाँ। जियो हॉटस्टार का नंबर 1 शो है, कलर्स पे भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो उसमें मैं जब ये मुझे ऑफर हुआ था ये शो, तो मैं एज अ नेगेटिव लीड कर रही हूँ इस शो में। हाँ, वो कैसा लगा कि मतलब एक हीरोइन पॉजिटिव से तुरंत नेगेटिव। हाँ। तो ये अभी जो ऑफर हुआ, तो मैं हमेशा से ऐसे बोलती थी लोगों को कि मुझे नेगेटिव करना है। आपको भी पता होगा कि जब हम लोग बंधन टूटे ना कर रहे थे, और एक ट्रैक था हमारा कि जब मैं श्वेता का कैरेक्टर था जो पायस कर रही थी, वो बनती है और वो चंदा बनती है जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मुझे बहुत मजा आया वो प्ले करने में। एंड देन नीला देवी की जो कैरेक्टर था ऐसे ऐसे करना। सो मुझे लगता है कि नेगेटिव में बहुत वेरिएशंस आप कर सकते हो। जो पॉजिटिव आप कर रहे हो तो हाँ, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिवली में बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो आप। तो और हमेशा से मतलब मैंने पॉजिटिव ही किया है। थोड़ा सा पॉजिटिव में कहीं ना कहीं ये आप सोच लीजिए कि थोड़ा ग्लिसरीन का इस्तेमाल, रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है। ड्रामा इज़ व्हाट हमारे प्रोड्यूसर बोलते थे कि भाई तुम जितना रो कि दैट्स द हीरोइन इज़ द टीआरपी, आंसू जो होता है टीआरपी होता है शो में। वो फैक्ट है टीवी इंडस्ट्री का। तो वो कहीं ना कहीं बांध देता है कि और क्या हम खेल सकते हैं अपनी आंखों से। और मैं हमेशा चाहती थी कि एक मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूँ, लेकिन मुझे ये बोलते थे यू हैव वेरी सॉफ्ट फेस, बहुत सॉफ्ट फेस है, नेगेटिव कैसे करोगी। मैंने बोला आजकल का तो यही ट्रेंड है। पहले वाली बात नहीं है कि कोई विलन आ रहा है तो एकदम बड़े बड़े मूंछों के साथ या एकदम ऐसा शक्ल से ही विलन दिख रहा है। अभी आप फिल्म्स में देखिए, जो हीरो है, हीरोइंस जो प्ले करते हैं वही नेगेटिव भी प्ले कर रहे हैं। दे प्लेड सो वेल। और एक्टर वही अच्छा है जो हर रस को प्ले करे। या एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी। चैनल अच्छा था, प्रोडक्शन वाज वेरी गुड, और मैंने बोला नहीं कर। मेरे घर वाले मेरे को थोड़े से बहुत सोचने लगे। और इनिशियली आई वाज आल्सो वेरी स्केप्टिकल कि भाई किया नहीं है, चाहती तो हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी जस्टिस। मेरे जो ऑडियंस है उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव रोल में देखा है। बट थैंक गॉड कि मतलब मैं सोच नहीं सकती कि निगेटिव कैरेक्टर को भी इतना प्यार मिल सकता है जो मुझे सफ़िया बेग जो मैं प्ले कर रही हूँ उस कैरेक्टर को मिला है। अगर अब मैं आपको डीएम्स दिखाऊंगी तो मुझे इतना प्यार मिलता है इस कैरेक्टर के लिए। सब लोग यही बोलते हैं कि आपके अलावा कोई सफ़िया बेग प्ले ही नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब निगेटिव के लिए आप तैयार हो जाओ गाली सुनने के लिए। मैं तैयार थी कि ठीक है लाओ भाई गाली दो अब। बट मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपको देख के गुस्सा आता है लेकिन उतना प्यार भी आता है, और आप इतने ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ें करते हो, प्ले करते हो, आपकी आंखें इतनी अच्छे से बात करती है कि वी कैन नॉट हेट यू। तो कोई रिएक्शन दिया ऑडियंस की, बहुत ज़्यादा विलेन का रोल कर रहे, बहुत कुछ निगेटिव ऐसा आया किसी का? नेगेटिव में बस ये आएगा, वी जस्ट लव टू हेट कैरेक्टर है मेरा, कि उनको बहुत अच्छा लगता है हमें देखना ऑन स्क्रीन, और मतलब हम चाह के भी नफरत नहीं कर पा सकते। सो स्वीट। और यही आता है कि मतलब कि इतना निगेटिव कैरेक्टर को इतनी ब्यूटीफुली प्ले बहुत कम लोग कर सकते हैं। और ये जो केमिस्ट्री है थोड़ी सी तो आता है कि अरे आपको देख के ऐसा कर रहे हो, अरे आप कौसर को ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, बट ये जस्ट लव योर कैरेक्टर। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक मुजफ्फरपुर से आप हो, ठीक है, बिहार का एक छोटा सा गांव होगा या बड़ा गांव होगा, शहर है, हम लोग भी यूपी बिहार के। एक वहाँ से आपने पढ़ाई किया, बीटेक इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी बात है। कैसे एक्टिंग की तरफ आने का झुकाव हुआ? थिएटर भी किया या कैसे, मतलब होता है ना कि मुझे मुंबई जाकर एक्टिंग करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और परिवार में कौन कौन सपोर्ट किया, कौन पक्ष के थे, विपक्ष के? पक्ष का तो कोई भी नहीं था, मतलब उस टाइम पे मैं बात करूं तो, क्योंकि मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर आज बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत बड़ा शहर है। पटना के बाद मतलब अगर डेवलप हो रहा है तो मुजफ्फरपुर का नाम आता है। बिहार ही पूरा डेवलप हो रहा है डेफिनेटली। तो लेकिन जब मैं वहाँ इंजीनियरिंग कर रही थी, लाइक 8 से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 15 साल पहले की बात करूँ, तो वो स्थिति नहीं थी, बहुत डिफरेंट थी। लड़कियों को उतना, और स्पेशली मुस्लिम फैमिली की लड़की, वो तो बहुत ज़्यादा
नेगेटिव माना जाता है। एब्सोल्युटली। हाँ। और इस इंडस्ट्री को देखिए आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो, मैं ये मानती हूँ कि प्रियंका चोपड़ा का एक कोट है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि नो, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में ना जो स्टीरियोटाइप जो चीज़ें चल रही हैं कि लड़की है तो उसको यही करना है, इसके बाद ये करना चाहिए, इस चीज़ से ना मुझे बहुत एलर्जी होती थी। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ये चीज़ कि क्यों ये मेरे अंदर फीलिंग आती है। यू नो, इट्स अ वेरी टाइप कास्टेड थी कि लड़की है, बढ़ेगी पढ़ेगी। मैं तो अपने परिवार को फिर भी बोलूँगी क्योंकि मेरे माँ बाप सब एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वैसा वाला कि भैया लड़की नहीं पढ़ेगी या बाहर नहीं जाएगी, वो चीज़ मैंने फेस नहीं किया। बट हाँ, बीइंग बिहारी गर्ल, उस टाइम पे थोड़ी सेफ्टी की इश्यूज थे उस साल पहले की। हाँ, तो वो 6 बजे से पहले घर आ जाना। हाँ। और लड़की, मैं बोलूँगी कि वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स टू हैव स्कूटी, जब स्कूटी का ट्रेंड आया था तो शहर में किसी के पास स्कूटी नहीं थी। और तो मम्मी लोगों को वो लगता था कि शहर में कोई नहीं है। फिर मुझे स्कूटी मिली थी आफ्टर माई 12th, मैं चलाई थी। तो ये चीज़ें सबकी नज़र में रहती थी, भाई सब चीज़ आगे आगे करती है। अपने खानदान में पहली लड़की जो, मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद फिर बाइक सीखी, कार सीखी मैंने, जो शहर में कोई नहीं उस एज में सीखे। और मुझे उस मामले में मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे। बस उनको ये चीज़ था कि अब जिस शहर में हम लोग जहाँ रहते हैं तो डेफिनेटली कि 6 बजे से पहले आ जाओ, थोड़ा जैसा माहौल है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ये लगता था, क्यों इतनी बाउंडेशन से, भाई को क्यों नहीं बोला जाता है, भाई जा जाता है, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे हमेशा से अंदर था। और मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें एक एक फेमिनिस्ट के तौर पे मैं एक डेवलप हो रही हूँ अंदर। कहीं कहीं वो आग है जो आपको वहां से निकाल कर मुंबई में लाना चाहता है। मुंबई में लाना चाहता कहीं। अब वी डोंट नो, आपको तो पता भी नहीं था। अगर मुझे हमेशा ना टीवी देखती थी मैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इस टाइप के शोज आते थे, तो मैं उसको ना इमिटेट करती थी घर पे रूम बंद करके। मुझे पता नहीं था कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हो मुंबई, और मेरे खानदान के दूर दूर तक कोई भी नहीं था मुंबई में। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एंड देन अगेन कि फिर वो मेरे को 2 ऑप्शंस मिले थे बिहार में। अगर आप हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग करिए या मेडिकल करिए। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी क्योंकि मैथ्स, शादी करके हाँ, तीसरा ऑप्शन ये मिलता, अभी मुझे नहीं मिला था उस टाइम पे। अब मम्मी पापा सोचते होंगे कि उस टाइम पे करवा देते तो अब ये लड़की नहीं कर रही है शादी। अब वो चाहते कर ले, तो अब मैं भी नहीं, अब शादी क्या करेगा इंसान। तो इंजीनियरिंग हुआ एंड देन MIT मुजफ्फरपुर में मैं क्वालिफाई की, वहाँ से IT किया। एंड देन वो कीड़ा कहीं ना कहीं वो बड़ा हो रहा था अंदर में, बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे जा सकते, कोई मामा चाचा कुछ तो हो, उसको लिंक मिले कि भाई मुंबई जाके कैसे करेंगे। और ऑल्सो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि आप जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप ऑडिशंस, इंट्रोडक्शंस आप ये सब डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मुझे लगता है कि ऊपर वाला रास्ता आप अगर सोचते हो, कुछ ख्वाब देखते हो, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं रास्ता बनाते चले जाते हैं। एंड देन फिर वो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद MBA का प्लान था। पापा चाहते थे कि मैं MTech करूं, लेकिन मेरे माइंड में था कि कैसे भी करके मुंबई तो पहुंच जाऊं कम से कम। तो उसके लिए बहुत फाइट्स हुई घर में कि नहीं। और एक्चुअली मैं बताऊं कि उस टाइम पे मैं बता नहीं सकती थी कि आई वांट टू गो टू मुंबई, कि मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा अगर ये बोलती तो आने नहीं देते, नहीं मिलता। कि उनको कहीं ना कहीं तो लगता था उसको कुछ तो एक्टिंग का कीड़ा है, हीरोइन बनने का बहुत शौक है ऐसा। बट वो लोग कभी, इस चीज को कौन पहचाना, पापा या मम्मी? कोई नहीं पहचाना उसमें। यहाँ जो भी करती थी मतलब छुप छुपा के कुछ भी नहीं, बस कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का मैं सोचती थी कि कुछ तो लिंक मिल जाए जो मुंबई में हो, किसी ने किया हो। तो ऐसे ही किसी फ्रेंड कोई 4 महीने के लिए स्ट्रगल। अब मुझे पता चलता है ना कि कौन चला जाता। अभी वहाँ पे बैठ के ऐसा लगता था कि कोई मुंबई चला गया तो मतलब बहुत बड़ा बंदा होगा, बहुत बड़ा मतलब लाइक एक्टर करते होगा। तो वैसे लोगों को मैं खोजी, कि फ्रेंड्स को पूछी कि तुम्हारा वो दोस्त गया था ना मुंबई 4 महीने के लिए करके आया था। अब पता चलता है कि 4 साल भी कुछ नहीं होता है मुंबई में, बट एटलीस्ट फॉर इनिशियल वो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि 4 महीने के लिए आया। तो कुछ सम ऑफ द लीड्स, देयर इज अ लिंक रोड जहाँ पे सब प्रोडक्शन हाउस है, देयर इज अंधेरी का हब। तो ये सब बेसिक्स मुझे पता चला। एंड देन मीनवाइल मैंने फिर पेरेंट्स को मनाया कि MBA मैं करूंगी लेकिन मैं मुंबई से करूंगी। ओके, मतलब एक्टिंग की बात नहीं बताया। एक्टिंग की बात नहीं कि मैं ये बता रही हूँ, एक्टिंग तो बहुत बात में यहाँ आने के बाद जब मैंने पहला एपिसोड किया सावधान इंडिया, तो भी मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था। कॉलेज से निकल के ऑडिशन दिया, वो क्रैक हो गया और उसको किया। एंड देन दिया और बाती में एक कैरेक्टर रोल किया था मैंने, 2-3 दिन का काम था। तो उसमें
दिया और बाती उस टाइम पे बहुत हिट शो था, बहुत हिट शो था, सब लोग देखते थे। स्टार प्लस पे था, हाँ, प्राइम टाइम का शो था दिया, सब लोग देखते थे, मेरे घर पे भी सब लोग देखते थे, और उस पर मैंने कर लिया। आप सोचिए कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आप आए उतने बड़े शो का, भले अब वो कैमियो ही कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होगी, आप चाहोगे कि सबको बताओ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये बोल रही थी बस कोई नहीं देखे ये एपिसोड, कोई नहीं देखे, इसके बाद तो मेरी बैंड बज जाएगी। तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा था, मेरे कजन ने कॉल किया कि बोला तुम दिखी मुझे, मैंने बोला मैं नो मैं कैसे, नहीं भाई, तो मैंने बहुत डिनाई किया। अब वो पता चलता है उनको, बोले मैंने तुमको बोला था तुम थी, मैंने बोला अभी क्या कर सकते, तो उस टाइम पे करते तो मेरी बैंड बज जाती, तो फिर क्या करें, यू नो जैसा सिचुएशन होता है, जैसे आपके यू नो यू हैव टू ग्रो, बट आई विल से कि वो सब बहुत इनिशियल बात थी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर मैंने डीडी का शो किया, फिर मम्मी पापा भी क्या होता है कि उन लोग की भी गलती नहीं है जहाँ पे वो सारी सिचुएशन, तो वो लोग भी बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहे, ये रहे, बट आज के डेट में दे आर माई बिगेस्ट सपोर्टर्स, माई फैमिली। मुंबई बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बट अब उन्हें ये रियलाइज़ होता है। बट इनिशियली जब आप बिहार, मम्मी पापा भी कभी मुंबई नहीं आए थे, तो अब उन्हें लगता है ना कि जो मैं पहली बार घर से निकली हूँ, मैं मुंबई आई हूँ, तो अब उनको यह फील होता है कि उन्हें क्यों नहीं पता कि मुंबई सेफ है कि नहीं। अब मेरी बेटी जो घर से 6 बजे के बाद बाहर निकलना जिसको अलाउड नहीं था, उनको उन्होंने इतना सेफ करके रखा था। मुंबई वैसे बड़े शहर में क्या होगा, और कहीं ना कहीं न्यूज़ में निगेटिव बातें होती हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो उनका एज अ पेरेंट्स कंसर्न मुझे लगता है, अब लगता है कि ठीक है, बट स्टिल नाउ दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर, अब वो सब अच्छा लगता है। जब घर वालों को पहले कैसे पता चला और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन मुझे लगता है कि जब मैंने सावधान इंडिया किया था उस टाइम पे मैंने उनको बताया था कि मैंने जब ये 100 भाइयों की लाडली कर रही थी, जो शो था मेरा डीडी का फर्स्ट शो, तो पहले मैंने 3 दिन का पायलट किया था, दैट वाज माय फर्स्ट शो, 3 दिन का ही पायलट था। बाद में फिर लेटर ऑन जब 2019-20 में प्री कोविड हम लोगों ने शूट किया, तो पूरा शो शूट किया था। तो जब वो पायलट कर रही थी तो उस टाइम पे भी नहीं पता, तो बड़े छुप छुप के जाती थी। फिर 2-3 ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए मैंने जो हिडन थे, बट मुझे लगा कि अब थोड़ा तो बताना पड़ेगा। तो सावधान इंडिया जब मैं कर रही थी तो फिर मैंने एक ऐसा प्लॉट किया, मैंने बोला मम्मी कॉलेज, आई वाज स्टडिंग इन विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, कि मम्मी कॉलेज में कुछ लोग आए थे एंड देन दे वर टेकिंग ऑडिशंस, तो मैंने दे दिया, मेरा हो गया। अब मैंने बोला भाई बता तो तू कुछ तो देख ले, और वो एक्चुअली एपिसोड बहुत अच्छा था, आज भी लोग मुझे बहुत तारीफ करता है, मतलब बहुत इनिशियल था आई वुड से कि मैंने कुछ बहुत एक्टिंग में प्रो क्लासेस नहीं किए थे, आज तो बहुत ट्रेन किया है मैंने अपने आप को, बट स्टिल उस टाइम के हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा काम किया था मैंने। उसमें कुछ कैंसर पेशेंट बनी थी, तो आज भी लोग देखते हैं तो लोग रोते हैं उस चीज़ को। तब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने बता दिया था, लेकिन बताया था ऐसे, फिर धीरे धीरे सटनली फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोग भी, मुझे लगता है कि फिर मुंबई उनका आना जाना हो गया, फिर लगा कि उनको भी मेरे ऊपर ज़्यादा बिलीफ हो गया कि मेरी बेटी कर रही है, अच्छा कर रही है, शी नोज वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, कैसे हर लोगों को हैंडल करना है। अगर कोई वैसे कुछ इंडस्ट्री के लोग आते हैं, यू नो कि हर टाइप के लोग हैं, तो वो हैंडल कर सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि वो द पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हुआ, तो आज द बिगेस्ट सपोर्टर्स। जब एक्टिंग में सोचा तो कुछ थिएटर करने का मन आया या कुछ सीखने का मन आया, या ऐसे ही स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट तो ऐसे ही किया था मैंने, घर पे ही मैं अपना जैसे कुछ देखा, मिरर के सामने कर लिया या के सामने किया। और स्टार्ट मेरे स्कूल कॉलेजेस से ही ना, मम्मी का बताती हैं कि मैं जब प्री नर्सरी में भी थी तब भी मैं जब स्कूल से घर आती थी तो मैं इमिटेट करती थी, तो ये कीड़ा कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा से था। जो नकल करना या डांस करना, और हमेशा मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी सारे स्कूल्स के ड्रामे। तो ये कब तक था जब सीनियर हो गई तुम? स्कूल पूरे थ्रू आउट स्कूल्स में भी, बीटेक तक? बीटेक तक। और ड्यूरिंग स्कूल मेरा एक बहुत हिट स्कूल का एक शो था मुगल आजम, जिसमें मैंने अनारकली प्ले किया था। तो मेरे सारे मेरे सारे टीचर्स वो बोलते हैं कि बहुत ही नेचुरली इसने एक्ट किया, और वो वन ऑफ द, आज भी शहर में पूरे याद करते हैं उसको कि बहुत अच्छा वो शो था, ड्रामा था। तो मैंने अनारकली प्ले किया, तो मेरे सारे टीचर्स बोलते हैं कि यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट था, कीड़ा यहीं से आया। और वो जो एक्चुअली उसको फिर वो कभी गया नहीं, कहीं ना कहीं वो हमेशा मन किया तो कभी चली जाऊँ टीवी पे, फिर कभी आँख बंद करके ऐसे मैं सपने में सोचती थी कि
ऐसा होता था टीवी के अंदर ऐसे घुस जाए और सीधा मुंबई में पहुंच जाए। मुझे लगता क्या है सब बात है। बच्चे सोचते होंगे, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुंबई पहुंचूं कैसे, ऐसे कुछ ऐसा जादुई शक्तियां है टीवी के अंदर घुसे और सीधा लैंड इन द लैंड्स ऑफ बॉलीवुड। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग फैंटेसाइज करते थे। अच्छा हाँ, अच्छा जब कैमरे के सामने पहली बार परफॉर्मेंस की तो क्या क्या प्रॉब्लम आई? जैसे पहला तो एक होता है कि नया एक्टर आता है, डिक्शन की प्रॉब्लम होती है, स की प्रॉब्लम, या टेक्निकल कुछ चीज़ें, तो कैसा अनुभव था पहला जब? सर शाह की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि थोड़ी सी तो हाँ, ये उर्दू ज़बान रही है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बहुत ज़्यादा ये सब की दिक्कत नहीं आई। हाँ। अब अनलेस एंड अनटिल कोई हम दूसरे लैंग्वेज में कर रहे, जैसे बंधन टूटे ना मैं हाँ, किए, थोड़ा तो सा हल्का सा सेमी था। वो थोड़ा सा बिहारी टोन हाँ, का हाँ। वो करना, थोड़ा भोजपुरी टच करना, तो उसके लिए तो फिर मैंने क्लासेस भी ली थी। ठीक है। बट इनिशियली मैं ये बोलूँगी कि मैं सबको आज भी जब वर्कशॉप्स मैं लेती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ बच्चों को कि एक्टिंग का शौक रखना और एक्चुअली जब कैमरा ऑन होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो मैंने फेस किया कि जब वो आई, जब मेरे कॉलेज में, ये तो प्रोफेशनल मैंने अपना काम बताया, मैं जब कॉलेज में गई विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो वन ऑफ द फिल्म्स है, एक मेरे फ्रेंड बना रहा था, तो उसमें एक छोटा सा काम दिया था, मतलब वो कॉलेज प्रोजेक्ट्स के तौर पे होगा, तो उसको पता था कि फलक को एक्टिंग का शौक है। सो जब मैंने कैमरा देखा, मैं आज भी देखती हूँ, मैंने बोला ओह शिट, ये तो बहुत ही गंदा काम किया मैंने, मतलब आई थ्रू आउट आई वाज स्माइलिंग एंड सेइंग दिस। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ये क्योंकि मौका आपको कभी भी आ सकता है और आपको बार बार नहीं आएगा। हम लोग आउटसाइडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 4 फिल्म फ्लॉप दे दूँ और मुझे बार बार काम आता रहे। सो जब भी वो मौका है, आई हैव टू बी रेडी। देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स, घर पे भी मैंने फिर डिक्शंस वगैरह जितना हो सकता है वो मैंने किया। लाइव में मैंने ये फेस किया कि जब फंबल हो जाता है, एक डायलॉग्स हो गया, एक बार फंबल हो गया, एंड देन जब मैं ये डीडी का पायलट शूट कर रही थी, सो मुझे याद है कि मैं ना फंबल करने लगी थी स्टार्टिंग में, एंड देन आई गॉट पैनिक उसके, क्योंकि आप 100 लोगों की यूनिट होती है, 100 लोगों की और यूनिट, आप हाँ। पहली बार आए हो, देख नहीं रहे हो, अब मतलब मुझे बहुत, मेरे डायरेक्टर बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने शांत किया ही किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं ये फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ। और वो स्टार्टिंग में ये करते थे कि फलक तो टेंशन मत ले, मैं करके दिखाता हूँ, तू वैसा कर ले। मतलब ही न्यू कि हाँ, बिल्कुल, अगर हाँ। नई लड़की है, अगर वो एक बार पैनिक हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो वो बहुत सपोर्टिव थे। और उन्होंने फिर वैसे बहुत, मुझे लगता है ना कि जब आप काम करते हो ना एज एन आर्टिस्ट स्टार्टिंग में, तो जो डायरेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी शो कर रहे हैं, कोई 1 डे 2 डे के लिए एक्टर आ गया, उसको डांट दिया, इंसान फंबल कर रहा है, फिर इसके बाद नहीं कर सकता है वो काम, डर जाता है, नर्वस हो जाता है। तो एज अ डायरेक्टर उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों की, जो नए एक्टर्स आए। तो आई वाज वेरी ब्लेस्ड, और ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखते सीखते सीखता है। तो मेरे कहने के मतलब है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर आता है या आती है तो ठीक है, चलिए एक शौक से काम मिल गया, लेकिन जो आपने अपने अंदर बोला ना कि मैंने वर्कशॉप किए, ट्रेनिंग लिए, उसका आज असर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बोलते हैं ना कि सीखने की क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे एक्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पॉलिश कर सकते हो। देखिए मैं तो ये बोलूँगी कि नॉन एक्टर तो एकदम आएगा तो वो पता चल जाता है, सब अच्छे एक्टर कोई कम थोड़ा ज़्यादा होता है, आप उसको कितना पॉलिश करते हो टेक्निकली, क्योंकि हम ऐसे एक्टिंग करें और कैमरे के सामने एक्टिंग करें, कैमरा एक्टिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट, थिएटर एक्टिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो वो सब हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिश करना है, आपको क्या पोजीशन लेना है, आपको कैसे लाइट्स लेनी है, ये सब छोटी छोटी बारीकी आती हैं। व्हाट इज़ ओवर द शोल्डर, आपका क्लोजअप्स है, आपको भाई जब आपका शॉट नहीं चल रहा है तो आपको कितना ही एनर्जी वेस्ट करना है क्यों देने के लिए। तो लॉट ऑफ, और कभी वो टेंशन होता है कि जैसे एक सीन में 5 एक्टर हैं, सबको हटा दिया, क्लोज लगा दिया, तो कुछ एक्टर कंफ्यूज होते, सर मैं कहाँ पे लुक दूं, यहाँ पे दूं, वहाँ पे दूं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्निकली आप सीखते हो, और ये ट्रेनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट दिखती हैं वो सारी चीज़ें कैमरे में। वेरी गुड। अच्छा, एक एक्टर को जैसे होता है ना कि आजकल ऑडिशन को लेके चल रहा है, जब कास्टिंग होती है, ठीक, बहुत लोगों की शिकायत है कि हम ऑडिशन देते हैं, हमारी कास्टिंग नहीं होती है। किन बातों की ज़रूरत होती है और क्या देखते हैं? ये थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ कि
ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मुझे लगता है, बट इतने साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, फिर उसके बाद मैं ये फील करती हूँ ना कि कास्टिंग ठीक है, आपको कास्टिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा, उसकी ब्रीफिंग्स आएंगे, बट आई डोंट नो कास्टिंग के थ्रू काम कितना मिलता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात करती हूँ। हो सकता है 1000 में से 2-4 लोग वैसे होंगे जो जेन्युइनली प्रॉपर कास्टिंग प्रोसेस से पहुँचते होंगे, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इंडस्ट्री में लॉबिंग बहुत है। टैलेंट तो ठीक है, टैलेंट तो साथ ठीक में है, आपका टैलेंट तो कब दिखाइएगा, जब आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो दिखाइएगा ना। fact. वही प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते बहुत एक्टर्स का RIP हो जाता है सर। फैक्ट उसके बाद बोलते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ लेजेंड शी वाज, ही वाज, उसको उसका ड्यू नहीं मिला। वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। तो वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, उस लॉबी तक पहुंचना। हर कास्टिंग एजेंसीज की सब लोग बोलते हैं कि नहीं वी आर गिविंग टैलेंट्स टू न्यू एक्टर्स, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। डेफिनेटली आपका टैलेंट काम आता है आपको, लेकिन जब भी आएगा ना काम, जब आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। इसका मतलब ये नहीं है मेरे कि आपको जो कास्टिंग की चीज़ें, क्योंकि जब आप नए आते हो तो आप बहुत वॉक-इन्स करते हो, मैंने भी किया है, सारे एक्टर्स करते होंगे, आपको करना भी है। दैट इज़ द प्रोसेस, यू गो थ्रू द स्ट्रगल कि आपको एक्टर में क्या क्या करना है। आप हर जगह जाओ, एड्स का ऑडिशन दो, सब दो, उसमें से अगर आपका हो जाता है, यू आर वेरी लकी एनफ, हो जाए। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ना कास्टिंग की जो बड़ी फिल्म्स की जो कास्टिंग होती है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी ही कास्टिंग कर रहे होते हैं वो, बाकी की जो प्राइम कास्टिंग है हो चुकी होती है। और आप स्टार्टिंग में 2-3 तो आप कर रहे हो ताकि वो आप पॉलिश हो रहे हो कि आपको ऑडिशन कैसे देना है, क्या देना है, तब तक तो ठीक है। आफ्टर जब आप पॉलिश हो चुके हो और आप फिर भी उसी प्रोसेस के इंतज़ार में बैठे हो कि ये कास्टिंग वाला आपको फ़ोन करके बुलाएगा बेस्ड ऑन योर वॉक इन ऑडिशंस, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप कभी टर्न अप नहीं करोगे। और ये एक्टर्स जितनी जल्दी समझते हैं, इसीलिए लोग वो बोलते हैं यू शुड डू नेटवर्किंग, यू शुड डू ये। मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ नेटवर्किंग करने के लिए, बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक। आज भी मैं इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी लोग बोलते हैं फलक यू शुड, यू सो वंडरफुल एक्टर, यू शुड गेट इन टू दिस लॉबी। मुझसे नहीं होता है, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं पार्टी करूँ, मैं लॉबी में जाऊँ, या मैं हाँ आई विल मीट माई फ्रेंड्स, आई विल मीट देम। और उन मतलब नॉर्मल में जैसे ऐसा पार्टी में इंटेंशनली नहीं जाऊँगी कि मुझे लॉबी क्रिएट करनी है या मुझे नेटवर्किंग करनी है। आई एम नॉट दैट काइंड पर्सन। तो शायद मुझे क्या लगता है ना कि अगर आपने अच्छा काम किया तो वहीं से आपको 10 नंबर बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि जब आपको मौका मिले तो आप अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। वहीं से 10, हम खुद जब डायरेक्ट करते कई शो होता है तो भाई अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो हम बोलते हैं यार तुम अपना नंबर दे देना। अगर आपने एक खराब काम किया तो वहीं से आपको फिर हम खुद ही बोलते हैं कौन कास्टिंग किया। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रॉपर, जैसे अभी आजकल के एक्टर ऐसे हो गए कि मुझे लगता है कि एक्टर के नाम पे बहुत चीटिंग कर रहे हैं। जैसे घर से तो आ गए एक्टिंग के लिए मुंबई, लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहे। एक एक्टर का क्या हथियार है? मैं वही बोली कि ये सब प्रोसेस ना आपको इनिशियली पूरे वर्कशॉप्स के बाद यू हैव टू बी रेडी कि जब मौका मिले यू। पता चला कि अरे यार हम 5 साल से कुछ हुआ नहीं। अरे 5 साल से एक IAS पीसीएस बनने के, मैं बार बार बोलता हूँ कि IAS पीसीएस बनने के कितना मेहनत कर, 14 घंटा 15 घंटा 20 घंटे पढ़ते हैं। आप एक एक्टर बनने के लिए क्यों इतना बेकार समझते हो? आप 5 घंटे तो करो, ठीक है, काम मिलेगा बट आप ऑडिशन तो दो। नहीं हो रहा सही तो आप अपने बनाओ। आज तो सोशल मीडिया के ज़माना, आज तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। आज के तो रील से कास्टिंग हो रही है, लोग रील्स बनाओ या कुछ भी कर, तो दैट इज नॉट, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट स्टिल आपके पास एक, अगर नहीं मिल रहा तो आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, कुछ भी बनाओ आप, अनलेस एंड अनटिल जब आपका कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मतलब ये है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग इतना आसान नहीं है। मेहनत वही मैं बोल रही हूँ कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिले ना, तब वेट नहीं करना है कि आपको आप जाके वर्कशॉप्स करोगे या आप टैलेंट करोगे। अगर आप वैसे फैमिली से नहीं आ रहे हो कि आपको बैठा के डिक्शन क्लासेस करवाया जाएगा कि नहीं आप ही के साथ काम करना है हमको, आप लीजिए 6 महीना, आपको 6 दिन भी नहीं मिलेगा अगर आपके पास मौका है, तो यू हैव टू बी रेडी। अभी शहर होने को है, कुछ उसके बारे में कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अभी शो, मुझे लगता है 6 महीने हो गए, दिसंबर से चल रहा है। अच्छी TRP भी है। TRP भी है। अभी हमारा प्राइम टाइम स्लॉट मिल गया है, पहले 10 बजे था, अभी 8:30 बजे हो गया है। और शो बहुत पसंद कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है कि ऐसे सिनेमैटिक एस्थेटिक शोज आए हैं, एक मुस्लिम ड्रामा जो लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत कम आता है, बहुत कम ड्रामा आता है, और आता तो हिट भी होता है। हाँ, बीच में 1-2 आए थे, मुझे लगता है उतना नहीं चला। कबूल है बहुत चला था, चैनल आई डोंट नो, शायद जी का था। तो
फिर जस्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि आजकल के ऑडियंस बहुत शार्प हो गए। पहली वाली बात नहीं कि आप कुछ भी दिखाओगे कुछ भी देखेंगे, तो आपको क्रिएटिवली बहुत सटीक होना पड़ेगा, नहीं तो फौरन वो बाइकआउट ये वो करना भी चालू कर देते हैं कहीं कुछ हाँ, कि आप उसके रिलीजन को या किसी को हर्ट करो। तो अगर आप कोई रिलीजियस शो बना रहे हो तो बाकी ऐसे फिक्शनल बना रहे हो तो डजंट मैटर, बट आप एक रिलीजियस शो बना रहे हो चाहे वो एक। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे दोस्त एक हरीश शाह जी इसके प्रोड्यूसर भी हैं, तो बड़ा मैं हरीश को जानता हूँ बेचारा कि कहाँ से कहाँ पहुँचा, बड़ी खुशी होती है अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो। एब्सोल्युटली जी। बिल्कुल। अच्छा फिर एक चीज़ और है कि आजकल OTT आने से फिल्म और टीवी पे कुछ असर पड़ा है क्या? OTT आने से मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड ये है कि एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, काम बढ़ गया है। प्लस अभी हाल फिलहाल में वर्टिकल्स आ गए हैं, तो उससे वर्टिकल में तो हालत खराब है। 3 दिन में 19 मिनट 3 दिन में इतना वो करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं काम तो बढ़ ही रहा है ना। ये सब चीज़ें पहले तो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज थे कि टीवी पे बड़े पर्दे पे आ रहे, तो उसमें से कितने ही लोग आ सकते, तो पहले कंपटीशन भी बहुत कम था। फिर OTT आया, तो फिर OTT में ये हुआ कि कुछ लोग जो फिल्म्स में कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो OTTs का ऑप्शन है। अभी OTT भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो फिर अभी टीवी है, टीवी में भी ठीक है, सब स्ट्रगल्स तो सब जगह है। ये भीड़ तो एक्टर्स की बहुत बढ़ गई है, पहले जितने लोग आते थे अभी उसका मुझे लगता है 10 टाइम्स ज़्यादा लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, और ज़्यादा लोग अब रील बनाते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। और वर्टिकल जब से आया ना तो उसमें डिफरेंट एक्टर है, एक्ट्रेस अलग ही, मतलब कि होता ना कि वर्टिकल आने से काम तो बढ़ा इंडस्ट्री में। बीच में जैसे बजट इतना कम है ना, आई वुड से कि मिक्स है। मुझे भी बहुत ऑफर्स आते हैं, खैर मैं तो खैर में टाइम नहीं मिलता, मैं 1 या 2 ही, वो भी बस RM प्रोडक्शंस जो हरीश जी हैं उनके लिए किया है मैंने, क्योंकि अभी शो ही कर रही हूँ मैं। ऐसा किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत उसमें डे नाइट ये करो वो करो। न्यू एक्टर्स के लिए मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उनकी पॉलिश भी हो जाती होगी, ठीक है, इट्स गुड। बट मैंने कहीं सुना था ये कि बजट इज सो लेस, और वर्टिकल का मोर और लेस ना ड्रामा एक ही रहता है कि करोड़पति लड़का ये वो, और उसके बजट ऐसे होते हैं कि ओ माय गॉड। सो बट ये कि ठीक है, क्रांति लाया वर्टिकल, थोड़ा सा उसमें समय और पेमेंट सही कर दे तो बहुत अच्छा है। हाँ, आई थिंक क्योंकि बीच में इंडस्ट्री फिल्में तो मतलब लगभग बंदी हो गई थी और सीरियल थोड़ा कम हुआ, तो एक वर्टिकल आने से क्रांति आई इंडस्ट्री में और लोग काम भी पा रहे हैं। बजट के जो बात हुआ वो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी काम करता है हर लाइन में, तो आज काम करता है उसको शाम को पेमेंट मिल जाता है। हमारी लाइन में 90 दिन बाद पेमेंट मिलता है। बहुत एक्टर बेचारे बहुत प्रॉब्लम में, चाहे एक्टर नहीं टेक्नीशियन, हम डायरेक्टर, हम हमारे सबके साथ प्रॉब्लम्स। खर्चे तो 3 महीने के लिए नहीं होते, खर्चे तो डेली के हैं, महीने के वो हो रहा है। तो इंडस्ट्री को क्या बदलाव ज़रूरी है कि पेमेंट टाइम से आए? ये सब ना एक साइकिल है। अभी सबसे उसका जो बेस बैठा है वो चैनल है। प्रोडक्शन हाउस वो बोलेगा, उनका एग्रीमेंट होता है, बट चैनल बोलता कभी हमने पेमेंट दे देते फिर नहीं। जो स्टार्ट में बता रही हूँ कि जो जनरल 90 डेज का, पहले तो ऐसा थोड़ी होता था। पहले तो पर डे के हिसाब से ही लोगों को मिलता था कि सुबह काम करते थे, जब DD सिर्फ द चैनल वाज ओनली DD, जो उनके एक्टर्स को मैं सुनती हूँ कि वो देते। फिर वो मंथली पे आया, मंथली मिलने लगा, फिर वो करते करते 60 डेज एंड नाउ 90 डेज। अब वो 90 डेज के बाद भी 90 डेज में नहीं मिलता है, जैसे आज हो गया 90 डेज, हाँ कल आएगा ना, हाँ परसों आएगा ना। फिर उसके बाद आप 90 डेज ना आप एक दिन काउंट डाउन करते हो। उसके बाद आप सोचो, आप इतना एक्सपेंसिव शहर में रह रहे हो, रेंट है, सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव है, 50,000 किसी का ₹1,00,000 खर्चा होता है। बेसिक्स में बताता हूँ, बेसिक टू बेसिक बता रही हूँ मैं। गाड़ी है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पीना रहना। एंड देन वो एक दिन कोई काम करने के बाद वो 3 महीना वेट किया, उसके बाद भी नहीं मिले, तो इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। और आप 12 घंटा 15 घंटा काम करते हो ऑन सेट्स। 3 महीने 90 दिन तो बहुत होता है ना। और उसके बाद आप ये सोचिए कितने शोज तो 4-5 महीने में बंद हो जाते हैं। प्रोड्यूसर फिर बोलेगा कि लॉस हो गया, हम पेमेंट नहीं कर पाते। तो आप प्रोड्यूसर को फायदा होता तो नहीं देता है, फायदा होगा, लॉस में आपका तुरंत काट लेता। और वो आपको क्या पता कि लॉस हुआ या नहीं हुआ है? आपको क्या पता लॉस हुआ है कि नहीं? वो तो बोलने के लिए तो बोलेगा ना कि आप बैठ रहे हो क्या किसी के अकाउंटेंट के साथ। ऐसे तो सब इंसान को लॉस होता है, बट आप जो भी लॉस प्रॉफिट करके चले हो, तो आप एज ए प्रोड्यूसर हो, तो वो
आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ कोई चीज़ तो लॉस भी मेरा है, प्रॉफिट भी मेरा है। मैं लॉस में सारे टीम को नहीं पकड़ लूंगी, तो प्रॉफिट में मैं पकड़ रही हूँ क्या टीम को कि मैं 1 करोड़ में प्रॉफिट कर दी तो मैं बांट देती हूँ सब में। सो दैट इज, आप जब प्रोड्यूसर बनते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट कि वट एवर इज, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अगर लॉस होता है तो दैट्स योर लॉस ना, अब 1 करोड़ का हो या 5 करोड़ का है। तो ये टाइम लिंक जो है ना, मुझे लगता है कि चैनल अब वो चैनल इज इन वेरी अपर हैंड। तो स्टार्टिंग यही होता है कि अब 60 दिन के बाद से चैनल पेमेंट करता है। अब 60 दिन के बाद है तो प्रोडक्शन हाउस के पास आता है, तो प्रोडक्शन हाउस 1 महीना 20 दिन का करके वो 90 डेज करता है। तो वो स्टार्टिंग ही वहाँ से हो रहा है। या तो आप एज ए प्रोड्यूसर आपको इतना ही होना चाहिए कि नहीं ठीक है मेरे पास चैनल का पेमेंट आएगा मैं दूँ, तो वो एक मेंटालिटी की वो चीज़ होगी कि मैं अपने पास से क्यों, तो जब चैनल आएगा तो मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा एक्टर्स को, सारी यूनिट्स को। तो ये मसला तो है, बट इसका सोल्यूशन आई डोंट नो। मुझे क्या लगता है ना कि कोई माई बाप नहीं, कोई माँ बाप नहीं। मतलब क्या है ना कि हर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, हेड है, कार्यालय, सब कुछ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का कोई माँ बाप, हम मान लीजिए एज ए डायरेक्टर कहीं काम किए और हमें पेमेंट नहीं मिलता तो हम किसके पास जाएं? सिर्फ प्रोड्यूसर के अलावा हम किसी के पास जा नहीं सकते, उससे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, सिंटा है उसके लिए, आई डोंट नो कितना। मुझे मैंने लगता है तो कि हाँ, सिंटा भी हम लोग का डायरेक्टर एसोसिएशन में कुछ भी डायरेक्टर्स है, एसोसिएशन सब कुछ, लेकिन कोई पैसा बड़ा मुश्किल से निकलवा पाता है। मेरा भी मैंने एक शो किया था, पता नहीं, मेरे तो मन तो करता कि नाम ही ले लूँ। मेरे बहुत कम पैसे बचे थे कोविड में। अब कोविड में क्या है, 20,000 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। तो आई वर्क फॉर 10-12 डेज फॉर अ कंपनी नेम्ड, छोड़िए क्या ही लिया जाए। सो उन्होंने नहीं दिया मुझे पैसा, आज भी 60-70,000 के आसपास उनका पैसा था। तो बहुत फॉलोअप्स किया एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको बहुत ज़रूरत थी कोविड में पैसे की। फलक, एक चीज, अगर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का कुछ चीज अगर बदलने का तुम्हें मौका मिला है तो क्या बदलना चाहोगे? सबसे पहले सबका एक पर्सपेक्टिव, फिल्म इंडस्ट्री किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, उसमें डायरेक्टर्स का अलग मेहनत है, क्रिएटिव्स का अलग मेहनत है। अगर मैं एक्टर, सबसे पहले मैं एक्टर की बात करूं तो एक्टर्स के लिए ना, जो न्यू एक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल क्रिएट करते हैं एज अ प्रोडक्शन कंपनी, एज अ प्रोडक्शन पीपल। उनको बहुत ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ता है, उनको से नहीं होता है, उनको भेड़िया धसान की तरह ट्रीट किया जाता है, एकदम। भाई न्यू एक्टर आया है तो भर दो 10-10 लोग एक रूम में, पेमेंट्स के लिए आप रोते रहो, 2,000-3,000 रुपए के लिए भी आप दौड़ते रहो। तो ये सारा चीज़ें चैनलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी क्या होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब एक्टर फेमस हो जाता है, उसके बाद जो वो रिटर्न होके जो वाट लगाता है, फिर सबको बुरा लगता है, फिर सबको बुरा लगता है कि अरे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो ठीक है ना, क्योंकि आप भी आप सेम ही साइट पे आप किसी और के साथ वो कर रहे हो। बिल्कुल, हाँ। तो फिर मुझे बुरा नहीं लगता है फिर कि ठीक है भाई, झेलो तुम, क्योंकि जब आप किसके साथ अपर हैंड हो तो आपने किसी के साथ ये किया। तो जब एक्टर आपके अपर हैंड है तो 2 ही घंटे शूट करूँगा, सो जाऊँगा जाकर, कल नहीं आऊँगा या आऊँगी, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, कर्मा वापस लौट के आता है। तो मुझे ये एक्टर्स के लिए बहुत बुरा लगता है कि एक, चाहे न्यू एक्टर्स हों चाहे मीडियम, तो बड़े एक्टर्स को तो आपको करना ही करना है, झक मार के ही करना है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर एटलीस्ट जो न्यू एक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है जो न्यू एक्टर्स होते हैं उनको ना आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ही पुश की ज़रूरत होती है इमोशनली। तो ये सारी चीज़ें, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टर्स के लिए पेमेंट्स है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि उसके बिना मैं बताऊंगी कि मैंने कितने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, कितने लोगों को टैलेंट होने के बावजूद भी घर वापस जाते हुए देखा है। क्योंकि फिनेंशियल, आज हम और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं आपसे मांगूंगी, तो आपसे मतलब कि एक बात मैं बोल रही हूँ, फिर मांगूंगी तो फिर आपके पास नहीं होंगी, फिर हमारा रिश्ता ख़राब होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपने मुझे दे भी दिया, मैं रिटर्न नहीं कर पाई, फिर भी रिश्ता ख़राब होगा। तो द बॉटम लाइन इज़ कि पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट सबके लाइफ में होता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप डिप्रेशन के शिकार हो, वो नहीं है आपके पास तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते हो, वो नहीं है तो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज़ में आपकी इज्जत नहीं है। और एक एक्टर, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं ना कि हमें मंथली पैसा मिलता है। आज मैं ये काम कर रही हूँ, कल नहीं है, तो सपोज कल ये शो ऑफ एयर हो जाता है तो आज सरकारी नौकरी है ही नहीं है, सरकारी नहीं है ना, नो पेंशन थिंग, नो ये वो, आज मैं हूँ खत्म। उसमें से भी लोग खाने के लिए कोशिश करते हैं कि सपोज मेरा 5 लाख का बिल हुआ, मेरा प्रोजेक्ट लॉस हो गया, तुम डिस्काउंट करके मेरे को 2 लाख रुपए ही ले लो, बाकी सब माफ़ कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। एंड इक्वल अटेंशन, इज्जत
सारी चीज़ों को होने चाहिए। टाइमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे आवाज़ उठाते हैं, अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर हम वो आवाज़ उठा सकते हैं तो डेफिनेटली उठाना चाहिए। कि अगर हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में 8 घंटा काम करते हैं या मैक्सिमम 10 घंटा, क्योंकि एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों की भी तो लाइफ है, कि फैमिली है। आप सोचिए, एक शो कर रहे हो, अब एक्टर तो फिर भी चलो 12 घंटा काम करने के लिए अगर कमिटेड है, 12 से 13 घंटा कर दिया, उसके बाद चला गया। आप डायरेक्टर या क्रिएटिव्स या बाकी यूनिट्स जो हैं, एडीज वगैरह के बारे में क्या कहते हैं? आप लाइट्स वाले 9 बजे की शिफ्ट में आ रहे हैं 8 बजे, 8 नहीं 7 बजे लाइट वाले चलो हम लोग थोड़ा लेट पहुंचते हैं। हाँ पहुंच रहे हैं। प्लस डायरेक्टर से भाई कल की एडीज है, उनको तैयारी करनी है, ये करनी है। मतलब कि सपोज आप ऑलरेडी 12 घंटे की शिफ्ट में अगर टाइमली भी पैकअप करते हो, फिर भी किसी इंसान के पास ना एक लाइफ जीने के लिए बहुत कम टाइम बचता है अगर टाइमली कर रहे हो। एंड नो वन, मतलब अगर फिल्म्स की मुझे पता नहीं, बट डेली सोप में मुझे नहीं लगता है कि हार्डली कोई भी टाइमली पैकअप करता है। 13 घंटे तो उन्होंने सोच के रखा है कि कितना ज़्यादा फुटेज ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाएगा, सारी चीज़ें। तो वर्टिकल में भी वही हाल है, डे नाइट हम लोग 25-25 घंटे शूट कर रहे हैं। हाँ, हमारी हालत खराब हो रही है, एक्टर की हालत खराब हो रही है। एंड एक्टर्स को आपको वो ऑन कैमरा दिखना है ना, तो सारी चीजें स्ट्रेस और वो टेंशन दिखने लगती है कैमरे के आगे। तो ये सारी चीजें बहुत हेवाया है। और कहते हैं ना कि हर इंडस्ट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक पैम्फलेट होता है, जो हमारी इंडस्ट्री का नहीं है। जिसको जो मन कर रहा है बोले कि भाई, अब वो डर भी है ना कि अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरा 12 घंटे का है, मैं जा रहा हूँ, पैसा काट लेंगे भाई, मेरा जो कमाया वो 50,000 लाख रुपए है वो काट लेंगे। तो हर तरफ से डर है, कास्टिंग भी नहीं करेंगे, कास्टिंग नहीं मेरे घर कर लेते हैं, हमें तो काम की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का डर का फ़ायदा बहुत उठाते हैं इंडस्ट्री के सारे लोग। तो इट्स जस्ट लाइक, मतलब मिला जुल मुझे लगता है ना कि अपना कोई माई बाप नहीं है, ये कोई ऐसी मतलब गवर्नमेंट को एक ऐसा एक गवर्निंग बॉडी बनना चाहिए कि हम अगर शिकायत हम चैनल से न करें, प्रोड्यूसर से न करें, हम शिकायत उनसे करें, पता भी न चले। पता नहीं, जैसे हम क्यों डरते हैं कि अगर हम प्रोड्यूसर, चलो चैनल तो हम नहीं पहुंच पाते, बट हम अगर किसी प्रोड्यूसर की शिकायत करेंगे, सर झगड़ा करेंगे तो हमें काम नहीं देगा, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी नहीं, हर आदमी रिलेशन से काम पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की एक बॉडी होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हम शिकायत वहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइमिंग, पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। जैसे सिमटा भी है, वो भी अपने स्तर से अपना काम कर रहा है, बाकी हम लोग के डायरेक्टर एसोसिएशन है, लेकिन कोई हल नहीं निकालता। वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है कि एकदम ही शो बंद हो गया या फंस गया, फिर वो कोशिश करता है कि आपका पैसा निकलवा दे। फिर बहुत होता है तो निगोशिएशंस भी करता है, सपोज 5 लाख है तो भैया निगोशिएट करके कर दो। तो वो सब चीज़ें, टाइम भी तो जाता है ना, इट्स ऑल अबाउट टाइम, मनी, टाइम इज़ मनी। तो सब खत्म हो जाता है ना कि आज तो मेरा जो भाड़े पे मैं रह रही हूँ उसको 25 तारीख को रेंट चाहिए, तो चाहिए ना, आपको देना ही ना। तो ये सारी चीज़ें वो कोई सही बोला कि गवर्निंग बॉडी नहीं है। हम सबको एक वोट करके गवर्निंग बॉडी, क्योंकि आप देखिए ना, अब आपके सेट पे जो जूनियर आर्टिस्ट भी आते हैं तो उनका भी एसोसिएशन होता है। अरे बाप रे, उनको तो आप अगर अच्छा ये भी है, उनका शिफ्ट भी बढ़ता है, शिफ्ट बढ़ता है। अगर 12 घंटे से ऊपर काम किया, वो कि अगर साइलेंट है तो ये पेमेंट होगी, एक डायलॉग बुलवा दीजिए तो पेमेंट डबल। तो वो हमारे क्या है भाई, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। वही है कि मतलब हमारे या तो यूनियन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम डरते भी हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि लोग प्रॉब्लम अपने शेयर करें और पता भी नहीं चले और काम भी निकल जाए। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोले बिल्कुल आइए लेकिन आइए तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए मत आइए, आइए आप प्रिपेयर्ड होकर आइए। मैं तो सबको जहाँ पे भी लोग मुझसे पूछते हैं या मैं जाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि ये बहुत ही क्रिएटिव इंडस्ट्री है। डेफिनेटली आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि ये फिनेंशियली आपको, जब तक आप स्टेबल नहीं होते हो, सो यू हैव टू बी एक फैमिली का बैकअप कि आपको, क्योंकि आप यहाँ आओगे पैसे नहीं है, आप क्या करोगे, आप उसी रह जाओगे कि पैसे कैसे कमाने हैं, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। एटलीस्ट एक 6-8-10 महीने का आपके पास इतना पैसे कमाने हैं, आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें आपका पहले कैलकुलेट कर लो। दूसरी बात आती है, आप जिस फील्ड में आते हो, क्रिएटिव एक्टिंग के फील्ड में अगर आना चाहते हो तो जो भी आपके, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, आपके अगर शहर में लोकल कुछ थिएटर क्लासेस होते हैं तो डेफिनेटली बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करके आओ। बाकी तो लाइफ टाइम हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि जितना सीखो उतना कम है, तो आप तो सीखते जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट यू हैव टू बी बेसिक रेडी। और जितना हो सके मैं यही बोलूँगी कि नेटवर्किंग, मैंने भी इतने साल काम करने के बाद यही किया है कि वॉक इन से आपको 10 में से
एक या दो बार चांस मिल जाएगा, बट अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके सर्कल में नेटवर्किंग से आप कर सकते हो, तो आपको प्लेटफॉर्म जल्दी मिलेगा। आप साल कम वेस्ट करोगे एंड देन जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पे टाइम कम मिलेगा, कम टाइम पे पहुँच सकते हो। हाँ। अच्छा, लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि लड़कियों के लिए ये लाइन बोलते हैं सेफ नहीं है, और आप खुद एक लड़की हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई जैसे शहर में। मेरा एक कहना होता है कि अगर आप सही हैं तो आपको कोई मुंबई शहर में टच नहीं करेगा। उसके बारे में जो एक डर है लोगों को कि ये लाइन है तो बहुत ख़राब है लड़कियों के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं ख़राब है। आप क्या कहना चाहिए? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि मुंबई में एक बार आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग में मेरे जैसे बताया कि मेरे फैमिली वाले को भी थोड़ा सा ये था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप यहाँ लैंड करोगे तो मुंबई से ज़्यादा सेफ शहर मुझे नहीं लगता है इंडिया में कोई भी है। आप रात के 4 बजे भी, मतलब मैं तो खैर हमारा तो काम भी ऐसा है कि वी हैव टू ट्रैवल, कभी नाइट शिफ्ट है, ये है, मुझे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। एंड स्पेशली हमारी अंधेरी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यहीं रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, रात के 12, 2, 4 बजे आप वॉक करने भी निकल जाओ तो भी आपको कोई फील नहीं होगा। वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर, कोई देखने तक का मतलब जरूरत नहीं करेगा। एंड कमिंग टू द इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री में हर टाइप के लोग होते होंगे, बट एज फार एज आई नो, आप अगर कॉन्फिडेंट हो अपने इसको लेके कि मुझे किस कॉस्ट पे काम चाहिए, जैसे अगर मुझसे निकलेगा एट एनी कॉस्ट मुझे काम दे दीजिए, तो कॉस्ट्स आपके सामने आ जाएंगे एंड पीपल विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू। उसको पता चलेगा एंड ये सारी बातें होती हैं, अरे ये तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेवर्स के साथ काम दे सकते हैं, और उसका कोई गारंटी नहीं होता है काम मिलेगा नहीं। तो आई विल से कि मुंबई में कुछ भी अगर नॉनसेंस होता भी है तो इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। अगर आप वो दे रहे हो कि ठीक है आई एम ओके विद दैट, मुझे काम दे दो, तो डेफिनेटली होते हैं, चीज़ें हो ही रही हैं, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट। बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ एंड यू नो कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आपको आज न कल काम मिलेगा, मे बी शायद वो करके जल्दी मिल जाए या थोड़ा टाइम मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे एक सही तरीके से जाना है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने क्राफ्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली जस्ट मुंबई इज़ द सेफेस्ट सिटी, और ऐसी कोई भी बात नहीं है, एंड जस्ट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। क्या बात है फलक, तुमसे ढेर सारी बातें हुई, हर विषय पे बात हुई, बहुत अच्छे से आपने उसका जवाब भी दिया। तो प्रोग्राम में आई हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, फलक से बात करके कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट में हम आपको एक अच्छे गेस्ट से मिलाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।